नमस्कार। आज बात करते हैं एपिडेमोलॉजी और बायोस्टैटिस्टिक्स के ऊपर। देखो, दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें तो सीधे तौर पे समझना हो तो हम सीधा बोल सकते हैं कि एपिडेमोलॉजी में तो हम डिजीज के बारे में देखते हैं और किस तरह वो किसी पॉपुलेशन में फैली है यही देखते हैं। और बायोस्टैटिक्स में हम बोल सकते हैं कि बायोस्टैटिक्स में जब वो डिजीज के पैटर्न वगैरह जो पैटर्न वगैरह होते हैं एपिडेमोलॉजी के थ्रू आते हैं उनको उनके ऊपर जब हम स्टैटिस्टिक्स के फार्मूले लगा देते हैं और कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं तो उसको बायोस्टैटिक्स बोलते हैं। बेसिक तो आम भाषा में हम डिफरेंस यही समझेंगे, लेकिन यदि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या किताब के रूप में अगर हम यह जानने की कोशिश करें तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि एपिडेमोलॉजी में क्या होता है। एपिडेमोलॉजी में हम क्या करते हैं, ये स्टडी करते हैं कि डिजीज कैसे स्प्रेड हुई है ना, कोई डिजीज कोई बीमारी किसी पॉपुलेशन में कैसे फैली और कैसे कंट्रोल हुई, मतलब हाउ डिजीज अकर स्प्रेड एंड कंट्रोल इन पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन में या किसी भी कम्युनिटी में किसी बीमारी का फैलना, बीमारी का होना, उसका फैलना और कंट्रोल करना, उस सारी स्टडी को क्या बोलते हैं, एपिडेमोलॉजी, है ना। इसमें एपिडेमोलॉजी में एम क्या होता है, हमारा एम हमारा वही होता है कि हमने जो है डिजीज का पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कि किस पैटर्न से वो डिजीज किसी कम्युनिटी में या किसी पॉपुलेशन में फैल रही है, क्या क्या उसके कॉजी कारण क्या क्या है, क्या क्या उसमें रिस्क फैक्टर हैं उस पर्टिकुलर डिजीज में। अच्छा, काम क्या करना पड़ता है हमें इस फील्ड में, हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उस डाटा को अदर फैक्टर के साथ एनालाइज करना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लिया आपको किसी बीमारी के बारे में डाटा इकट्ठा किया, फिर देखा कि वो किस किस एज ग्रुप में हो रही है ना, एनालाइज करने के लिए। फिर हम उस स्टडी की जो आउटब्रेक होती है उसको स्टडी करते हैं। सर्विलेंस कंडक्ट्स सर्विलेंस एंड कंट्रीब्यूट टू पब्लिक हेल्थ रिसर्च। उस सारे सर्विलेंस को कंडक्ट करते हैं और अपना योगदान दिया जाता है पब्लिक हेल्थ रिसर्च के लिए। तो बेसिकली एपिडेमोलॉजी में इस तरह के ही काम किए जाते हैं कि किसी डिजीज को हाउ डिजीज अकर स्प्रेड एंड कंट्रोल इन पॉपुलेशन। एम की बात करें तो एम में हम बोल सकते हैं, हम पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं, कॉज देखते हैं, रिस्क फैक्टर देखते हैं, और सारा कुछ करने के लिए हमें डाटा को कलेक्ट करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है विद अदर फैक्टर, स्टडी आउटब्रेक को स्टडी करना पड़ता है, और सारा कुछ करके सर्विलेंस करके ये सब कुछ करके जो एपिडेमोलॉजी है वो पब्लिक हेल्थ रिसर्च के लिए कंट्रीब्यूट करती है। दूसरी तरफ हम बात करें बायोस्टैटिस्टिक्स की, तो बायोस्टैटिस्टिक्स में क्या करना पड़ता है कि हमें जो है जो स्टैटिकल मेथड होते हैं, जैसे स्टैटिकल मेथड में ये तो सभी ने पढ़ा होगा कि एवरेज कैसे निकालनी है, मीन कैसे निकालना है, मोड कैसे निकालना है ना, मीडियन कैसे निकालना है। तो ये जो स्टैटिकल, इसके अलावा भी बहुत सारे आगे होते हैं स्टैटिकल मेथड। इन स्टैटिकल मेथड्स को बायोलॉजिकल प्लस हेल्थ रिलेटेड डाटा के ऊपर जब इंप्लीमेंट किया जाता है ना, आप ध्यान से सुनना कि मैंने दो टर्में बोली एक आपको कि स्टैटिकल मेथड्स को इंप्लीमेंट करते हैं हम जब बायोलॉजिकल डाटा के ऊपर और हेल्थ रिलेटेड डाटा के ऊपर, तो हम बोल सकते हैं कि उस टर्म को कि वो क्या हो रहा है, बायोस्टैटिक्स यूज हो रही है, मतलब स्टैटिस्टिक बायोलॉजी के ऊपर यूज हो रही है और किसके लिए, हेल्थ पर्पज से।
अच्छा, फोकस की बात करें तो बायोस्टैटिक्स में फोकस किसके ऊपर रहता है? हम डाटा को कलेक्शन करते हैं, उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं। यहाँ इधर हम डिजीज की बात कर रहे थे, है ना। इधर यहां हम डाटा के ऊपर आ गए कि हम डाटा को कलेक्शन करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, फिर इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ स्टडी। उस डाटा की इंटरप्रिटेशन करेंगे हम, इंटरप्रिटेशन और प्रेजेंटेशन करेंगे मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ स्टडी के ऊपर। तो बायोस्टैटिक्स में हमारा फोकस इस चीज के ऊपर रहता है, डाटा कलेक्शन करनी है हमने, उसको एनालाइज करना है और इंटरप्रेट करना है, प्रेजेंट तो फिर करना ही है। तो ये और किसके लिए? पब्लिक हेल्थ स्टडी के लिए। अब डिजाइन कैसे होता है बायोस्टैटिक्स में? हम कोई स्टडी को डिजाइन करते हैं, फिर उसका सैंपल साइज लेते हैं, फिर डाटा कलेक्शन मेथड ढूंढे जाते हैं, डाटा क्वालिटी को इंश्योर किया जाता है, एक्सेस फाइंडिंग एंड ड्रा कंक्लूजन। उसके बाद फाइंडिंग निकाली जाती हैं और कंक्लूजन को निकाला जाता है कि बेसिकली बायोस्टैटिक्स में करते क्या है कि हमने अब ये सारे काम, इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि हम जो है ना किसी कंक्लूजन पे तो पहुंचे। कोई किसी कम्युनिटी में कोई डिजीज हुई, उसके पैटर्न वगैरह हमने जो है एपिडेमियोलॉजी से स्टडी कर लिए, फिर उन डाटा को हमने स्टैटिक्स में यूज करके उस डाटा को इकट्ठा करके स्टडी डिजाइन की। स्टडी डिजाइन करने के बाद ऐसा नहीं है कि हमारे पास मान लिया 10 लाख की पॉपुलेशन है, तो 10 लाख के पास 10 लाख लोगों के पास ही हम जाएंगे उस डाटा को इकट्ठा करने के लिए। एक सैंपल डिजाइन किया जाता है कि इतने लोगों के पास हम जाएंगे, फिर वो डाटा कलेक्शन के मेथड को चूज किया जाता है। ये आने वाले लेक्चर में ये सारी चीजें अलग अलग इन टॉपिक के भी मैं अलग अलग से लेक्चर बनाऊंगा, जैसे सैंपल साइज कैसे लिया जाता है, डाटा कलेक्शन कैसे की जाती है। अभी आप ये समझिए कि बायोस्टैटिक्स में स्टडी को डेवलप किया जाता है, सैंपल साइज लिया जाता है, डाटा कलेक्शन मेथड को डिसाइड किया जाता है, डाटा क्वालिटी को इंश्योर किया जाता है और हम किसी फाइंडिंग एंड कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। अच्छा, रोल की बात करें तो बायोस्टैटिक्स का रोल कहां कहां होता है? क्लिनिकल ट्रायल, जितने भी क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, कोविड काल में हमने देखा होगा कि उसमें भी बहुत इशू बना था कि क्लिनिकल ट्रायल कम हुए, ज्यादा हुए, कर नहीं पाए कम समय में। तो ये जो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, इसमें भी बायोस्टैटिक्स का बहुत ज्यादा रोल होता है। ऑब्जर्वेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ द पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन, जितने भी पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन से मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट के द्वारा या हम स्वास्थ्य के विभाग के द्वारा या आम पब्लिक के लिए जो जो काम किए जाते हैं, जो जो इंटरवेंशन की जाती है, उसको जो है डिसाइड करने के लिए भी हमें बायोस्टैटिस्टिक्स का यूज करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि किन किन क्षेत्रों में एपिडेमियोलॉजी और बायोस्टैटिक्स मिल के काम करती है ना। बेसिकली यहां हमारा फोकस रहता है डिजीज के अक्कर होने का पता लगाने का, उसका स्प्रेड होने का और कंट्रोल इन पॉपुलेशन में किस तरह वो फैल रही है, कंट्रोल हो रही है। तो ये चीज यहां रहती है डिजीज के ऊपर। यहां फोकस रहता है जो डाटा हमारे पास इकट्ठा हुआ उससे कि कोई पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन या इवेल्युएशन या ऑब्जर्वेशन या कोई फाइंडिंग और कंक्लूजन को हम ड्रा कर सके। अब बात करते हैं कि किस किस क्षेत्र में इन दोनों का यूज होता है ना। जैसे कि इन्वेस्टिगेट एंड अंडरस्टैंड पब्लिक हेल्थ इशू, पब्लिक हेल्थ के क्या क्या इशू हैं या किसी कम्युनिटी के क्या क्या इशू हैं, उनको समझने के लिए इन दोनों चीजों को यूज करके हम जो है अपनी फाइंडिंग एंड कंक्लूजन ड्रा करते हैं। एपिडेमियोलॉजी रिलाई ऑन बायोस्टैटिक्स मेथड, एपिडेमियोलॉजी में हम बायोस्टैटिक्स के ऊपर ही निर्भर रहते हैं या उसके थ्रू ही किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। बोथ रिक्वायर स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स
हमें मैथमेटिक्स का भी अच्छा नॉलेज चाहिए। अगर आपको एपिडेमोलॉजी और बायोस्टैटिक्स फील्ड में काम करना है या एक क्षेत्र में कोई पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन डिजाइन करनी है, तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए मैथमेटिक्स का, स्टैटिस्टिकल मेथड्स का, स्टडी डिजाइन का और डाटा एनालिसिस का। तो अब मैं दूसरे वे से आपको बोलूं कि कोई भी हेल्थ पर्सनल या कोई भी स्टूडेंट अगर एपिडेमोलॉजी या बायोस्टैटिस्टिक्स में अपना कैरियर बनाना चाहता है, तो उसको मैथमेटिक्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए और बायोलॉजी का तो नॉलेज होना ही चाहिए। तो ये मैंने आपके साथ आज इस लेक्चर में CH4 में एपिडेमोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स के ऊपर आपको विस्तार से बता दिया। नेक्स्ट वाले लेक्चर में जिसका नाम रहेगा CH5, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि एपिडेमोलॉजी में जितने बेसिक टर्म्स आती हैं उनको पहले डिस्कस कर लिए जाए, क्योंकि वो आने वाले लेक्चरों में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। देखो स्टूडेंट, ये मैं जो ये मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, जो इस तरह का एक पिक्चर फॉर्म में बनाता हूँ, इसका मेरा मकसद यही होता है कि एक तरह के आपके नोट्स भी बन जाएं, एक पेज पे आप इस चाहे तो इसको उतार सकते हैं। प्लस इस तरह अगर आप स्टडी करेंगे, इस तरह अगर आप अपनी बुक में बना लेंगे, तो हमेशा आपके माइंड में ये एक फिगर भी रहती है, एक इमेज बनी रहती है कि हाँ, जब एपिडेमोलॉजी के बारे में लिखना है तो हमने वहां मैंने क्या लिखा था कि स्टडी में ये होता है, ये होता है, वर्क में ये होता है। तो हमें ये बड़ा हेल्पफुल रहता है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये जितने भी मैंने लेक्चर बनाए हैं हाथ से लिखे, आप ये अपने आप अपनी बुक पे इसको नोट कर लें और जब भी मौका मिले इस पे एक एक पेज से आप गो थ्रू हो जाइए, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। बाकी मैं बहुत कम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने लेक्चर में कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या लाइक करें, वो आप देखें। अगर मैं आपको आपके लिए कुछ कर पा रहा हूं तो इतना तो आपका भी आपसे अनुरोध चाहूंगा ही कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में और अच्छा लेक्चर चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं बीच बीच में कोई किसी को जरूरत पड़ी है कि वो किसी को कोई टर्म समझ नहीं आ रही है कोई, या कोई टॉपिक उसको कवर करना है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको हटके अपने इस रूटीन से हटके भी लेक्चर बना दूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।